Hi guys, we're going to start the very first chapter of this subject, portfolio management, which is introduction to the portfolio theory or the management, right? अब portfolio सबसे पहले होता क्या है? Now it's a group of different kind of the financial assets such as the shares, stocks, bonds, debt instruments, mutual funds, cash equivalents. Like मेरे पास है 1 लाख रुपीज़ और मुझे इसको इन्वेस्ट करना है into different kind of the assets. स्टॉक्स हो गया, मैं कुछ पैसा अपना बॉन्ड्स में लगाऊंगी, कुछ मैं अपना डिवेंचर्स में लगाऊंगी, कुछ मैं अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे सारा पैसा स्टॉक्स में नहीं लगा देना क्योंकि देर स्टॉक्स आर वेरी रिस्की। तो मुझे अपना जो पैसा है अपना डिवाइड करके लगाना है सो दैट कल को जाके कोई एक इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए सो आई हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इस चैप्टर में मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दूंगी दैट व्हाट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं इसके अंदर आपको डीप नॉलेज नहीं दूंगी जस्ट फॉर पासिंग द एग्जाम्स। ओके, अब मुझे पोर्टफोलियो में ऐसे ही इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके और जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके, अब जब पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजर्स कौन होते हैं ना, दे आर द एक्सपीरियंस्ड एंड द प्रोफेशनल पर्सन्स। नाउ दे कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे कैन बी CFAs, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि उनको किस सेक्टर में लगाना है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, उनको इसमें इन्वेस्ट करना है, उनको इसमें से इन्वेस्ट नहीं करना है, बैंकिंग में लगाना है, उनको फूड डिलीवरी ऐप्स वालों में लगाना है। सो डिपेंड्स, उनकी नॉलेज में वो डिपेंड करता है। हम उनको इंटरफेयर नहीं करते हैं। नाउ दे आर गोइंग टू मैनेज ऑल आर पोर्टफोलियोज। ओके, अब वो इन्वेस्टमेंट मिक्स जो है वो हमसे पूछ लेते हैं दैट वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है दैट हाउ मच प्रोपोर्शन दे वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। उनको म्यूचुअल फंड्स में कितना लगाना है, उनको स्टॉक्स में कितना लगाना है, उनको बॉन्ड्स में कितना लगाना है। तो वो हमसे पूछते हैं कि उनको कितनी देर के लगाना, दैट इज़ अ टाइम फ्रेमवर्क कितना रहेगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उनको एसेट एलोकेशन कैसे करनी है ना। व्हाट इज़ एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन क्या होता है कि हमारे पास जो पैसा है हम लोग को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करके लगाना है। एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स हमने ऊपर पढ़ा था, व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स विच हैज़ एन एबिलिटी टू जनरेट कैश। ठीक है, अब हमें इस अपने फाइनेंशियल एसेट को कैसे डिवाइड करके लगाना है कि मुझे इक्विटी में सिर्फ 20% पैसा ही लगाना है क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की। डिबेंचर्स में मुझे अपना 50% लगाना है, 70 हो गया, एंड 30% मुझे अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। दिस इज़ व्हाट एसेट एलोकेशन इज, कि मेरे को अपना जो पैसा है उसको डिवाइड करके लगाना है। जो प्रोपोर्शन है ना दैट इज़ बीइंग डिफाइंड बाय द इन्वेस्टर। ओके, ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके और जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। अब हमें सबके अंदर एक एक चीज़ को एनालाइज करना होता है कि डेट में मुझे कितना पैसा लगाना है और कौन से सेक्टर के डेट में लगाना है। इक्विटी में मुझे अपना बैंकिंग सेक्टर में लगाना है सपोज। अब बैंकिंग में भी कितने शेयर्स आ जाते हैं, लाइक वी हैव ICIC है, वी हैव HDFC, वी हैव येस वी हैव RBL बैंक्स के हैं। सो हमारे पास कितने सारे शेयर्स होते हैं। अब इसमें भी हमें किस में लगाना है वो सब सिरदर्दी किसकी, ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है ना ही हैज़ द ड्यूटी टू इन्वेस्ट आवर फंड्स वाइजली। ओके, ताकि कल को अगर मैंने मेरा ये वाला शेयर डूब भी गया तो मेरे पास एटलीस्ट HDFC RBL बैंक्स तो है ना कि जो मेरे चल रहे हो, तो ताकि वो मेरा जो इसका लॉस है वो इसका कवर अप कर सके। ठीक है, if one investment fails, at least I have other investments which can cover the loss of the previous investment which is in loss. ओके, तो बेसिकली हमारा फंडा यही रहता है कि हमने रिस्क जो है वो डिवाइड कर देना है बाय इन्वेस्टिंग आवर फंड्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स so that we can maximize the return and minimize the risk. This is a line which you are going to mention in every answer. You are going to quote this line in every answer. So collection of the investments is basically the portfolio, and when the art of managing that individual's investment is called as the portfolio management. और वो एक्सपर्ट गाइडेंस में ही की जाती है और वो कौन करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर। तो दे आर द प्रोफेशनल्स विच हैव द नॉलेज इन विच सेक्टर टू इन्वेस्ट, किस सेक्टर में कितना परसेंटेज लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, निपॉन के लगाना है हमने, ICICI प्रूडेंशियल लगाना है हमने, HDFC के म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। सो दे हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज। ओके, उसके बाद व्हाट आर द मेजर टास्क विच इज इन्वॉल्व विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसके अंदर आ जाता है इन्वेस्टमेंट मिक्स हमने कैसे रखना है कि डेट इक्विटी में कितना डालना है पोर्शन। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमने पहले भी पढ़ा है। एसेट एलोकेशन को उसको कितने प्रोपोर्शन में अपने एसेट्स को डिवाइड करके लगाना है फॉर द इंडिविजुअल्स, और उसके बाद उसको बैलेंस करना होता है रिस्क अगेंस्ट द परफॉर्मेंस, कि हमें मिनिमाइज करना है रिस्क, हमें ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं अपना पैसा डाल देना। वी हैव टू इन्वेस्ट इन वेरी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। हमने सारा पैसा अपना उठाकर इक्विटी में नहीं डाल देना। वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी इनटू डेट एज वेल so that we can balance our risk. Okay, so what is the need for the portfolio management? अब need क्या है ये सबसे पहले कि it depends upon the income, budget, age and ability to undertake the risk. अब बंदे के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो रिस्क कितना उठा सकता है
उसके ऊपर भी हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है वो डिपेंड करती है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न द रिटर्न बट एट द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी इनकम है। अब 10,000 किसी की सैलरी है तो वो सारा पैसा इक्विटी में नहीं जाएगा। वेरी फ्यू अमाउंट, लाइक वेरी 10% ही वो लगा सकता है इक्विटी में। बजट उसका कितना है, उसकी एज कितनी है। अब कोई 80 साल का बंदा तो इक्विटी में सारा इन्वेस्ट करेगा नहीं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट द सिक्योर रिटर्न। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला भी होता है कि 100 माइनस आर एज इज द अमाउंट, और यू कैन से द परसेंटेज ऑफ इक्विटी विच वन इंडिविजुअल शेल इन्वेस्ट। ओके, इन द इक्विटी में उसको इतनी परसेंटेज जो है वो लगानी होती है, एंड बैलेंस जो होता है वो उसको किस में लगाना है, डेट में। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज है 25, ओके, तो मुझे मतलब 75% ही इक्विटी में लगाना है, और 25% जो है मेरा डेट में जाना चाहिए। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट मिक्स, वी कैन से दिस इज द बेसिक रेशियो, यू कैन से। ठीक है, कि जितनी आपकी एज है उतना परसेंट आपको डेट में लगाना है, बाकी जो बचा बुचा है वो सब इक्विटी में डाल, बिकॉज इक्विटी इज़ वेरी रिस्की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होती है ना, मिनिमाइजेज द रिस्क। ठीक है, हमें क्या करना है ताकि हम अपने प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर सकें और रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर सकें। अब वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल नीड्स क्या है क्लाइंट की, एंड सजेस्ट द बेस्ट यूनिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर देम विद मिनिमम रिस्क। अब वो हर एक क्लाइंट की कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनता है कि उसको बैंकिंग के इतने एटलीस्ट रखने ही है। मुझे लगता है कि कल को जाकर बैंकिंग बहुत अच्छा चल सकता है, तो मुझे बैंकिंग में तो इतना इक्विटी लगाना ही लगाना है। कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो इन्फोसिस, मुझे तो ऐसी कंपनीज में, विप्रो में, इन्फोसिस ऐसे वाले टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में तो लगाना ही लगाना है। सो वो डिफाइन करता है हर एक के क्लाइंट की तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे, और उसको कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है उसमें वो लगाना चाहता है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट पोर्टफोलियो मैनेजर्स टू प्रोवाइड अ कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। ये तो मैंने आपको बता दिया, टू विच सूट्स एज पर देयर नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ताकि उनको रिस्क जो है उनका वो कम हो सके, और जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब किसी को चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ एप्रिसिएशन थोड़ी बहुत ही आ जाए, उसको मैं सेल कर दूँ। लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स ही है उनके कि मुझे इतना परसेंट आया, लाइक मुझे 20% आया तो मुझे उसको सेल ऑफ कर देना अपने शेयर्स को। ठीक है, कईयों को होता है कि मुझे हर एक मंथ मुझे एक पेंशन आती रहे। ठीक है, कि मुझे अभी 2,000 रुपया पर मंथ इतना ही बस आता रहे। सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑल इन्वेस्टर्स, कि उसको कितना कितना किसमें इन्वेस्ट कर। Now, what are the objectives of the portfolio management is? Now, there are 7 main importance कह लो या objectives कह लो the portfolio management is. First is the security of the portfolio investment. जो भी हमने अपना पैसा लगाया है ना, एटलीस्ट वो तुम्हारा सेफ रहे। जो भी हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करी है, जो भी हमने ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट करी है, एटलीस्ट वो हमारी सेफ रहे, ताकि हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट अगर वो इंक्रीज ना हुई तो हमारी 1 लाख का 1 लाख रहे, 1 लाख का 80,000 70,000 ना हो जाए, एटलीस्ट वो लॉस में तो ना आए। ठीक है, तो ये माना फर्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। राइट, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड यू कैन से इंपॉर्टेंस इज दैट कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स। एटलीस्ट वी शैल गेट स्टेबल रिटर्न्स, प्रॉफिटेबल रिटर्न्स आने चाहिए हमें रेगुलरली। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ स्टेडी रिटर्न्स तो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, सो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा दैट एब्सोल्युटली सेफ तो हमारी इन्वेस्टमेंट रहनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स बाय री इन्वेस्टिंग इन द सेम अर्न रिटर्न्स इन द प्रॉफिटेबल एंड द गुड पोर्टफोलियो। अगर हमारा 1 लाख का 1,20,000 हो गया तो हम 120 को दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें दोबारा से उसके ऊपर रिटर्न्स आनी शुरू हो जाए। तो 120 तो उससे क्या होता है, कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाती है। कंपाउंडिंग फैक्टर जो है ना, कंपाउंडिंग फैक्टर वो हमारा अराइज हो जाता है यहाँ पे, कि हमने अगर 1 लाख आया फिर उसका 1,20,000 हम जब इन्वेस्ट करेंगे दोबारा से, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1,20,000, तो उसमें कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल ग्रोथ। अब कैपिटल ग्रोथ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा जब बढ़ रही है तो एटलीस्ट हमारी परचेजिंग पावर जो है वो हमारी कम हो रही है। तो हमने जो कैपिटल लगाई है 1 लाख, उसके ऊपर हमें रिटर्न जो है वो अच्छे आने चाहिए, ताकि हमारी कैपिटल ग्रोथ जो है वो होए। बिकॉज पोर्टफोलियो शेल एप्रिशिएट इन वैल्यू इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इन्वेस्टर फ्रॉम एन इरोजन इन परचेजिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारी परचेजिंग पावर जो है हमारी कम होती है। ये तो हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है कि इन्फ्लेशन आती है तो सिर्फ चीज़ें महंगी होती है, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो हम कम चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो पोर्टफोलियो मस्ट कंसिस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स विच टेंड टू एप्रिशिएट इन द रियल वैल्यू आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, कि आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन रेट उसके बाद हमें उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए। लाइक अगर 7% इन्फ्लेशन रेट है तो हमें रिटर्न जो है एटलीस्ट वो डबल तो आनी चाहिए ना, कि हमें 7% वाला इन्फ्लेशन में चला गया, 7% एटलीस्ट हमने रिटर्न में कमाया है। देन वी हैव मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, शोज द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करा है ना उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी हमारा सेकंड भी आता है। मार्केटेबिलिटी में क्या होता है, लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि हमारा जो हमने इन्वेस्ट करा है वो हमारा जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, it has to have a liquidity. That means we are going to invest in those securities that are easily marketed.
ईजिली मार्केटेड मतलब उसको ईजिली सेल बाय कर सकते हैं और ईजिली वो ट्रेड कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक मार्केट्स में रिकॉग्नाइज्ड वे में उसको हम ट्रेड कर सकते हैं. So we are going to invest in only the listed equity shares and we shall not invest in the unlisted shares because their trading can cause problem to the investors. उसके अंदर trading possible नहीं हो पाती है, so that's why we shall invest our amount, our capital into only the recognized stock market, that means listed shares only. Okay, then we have liquidity. अब liquidity में क्या होता है that they can get easily converted into cash in वेरी शॉर्ट नोटिस, ताकि वेरी शॉर्ट नोटिस में हम उसको जो है अपने शेयर्स को, अपने स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट कर सके. दैट मीन्स वी कैन ईजिली सेल ऑफ दोज शेयर्स. ओके, देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है दैट वी हैव टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो. हम कितनी बार पढ़ चुके हैं दैट वी कैन नॉट इन्वेस्ट ऑल आर मनी इनटू वन शेयर, रादर वी हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स एज वेल. अगर हमने कुछ अमाउंट बैंकिंग में डाला, बैंकिंग के अंदर भी कुछ HDFC में, कुछ RBL में, कुछ ICICI में. तो उसके बाद अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी लाइक IT सेक्टर में डाला है तो कुछ अमाउंट हमने इन्फोसिस में, कुछ अमाउंट हमने विप्रो में. सो देयर हैज़ टू बी अ डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट करना होता है in a wide range of the industries. So there is no such thing as a zero risk investment. Zero risk वाली हो ही नहीं सकती. Even the government securities are less risky but they do not have zero risk. वो जीरो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, रादर दे आर लेस रिस्की. मोरओवर रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट गिव कॉरस्पॉन्डिंग अ लोअर रेट टू द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो. जितना रिस्क ज़्यादा होता है ना उतनी रिटर्न ज़्यादा होती है. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जीरो रिस्क जैसी कोई टर्म होती ही नहीं है. उसके बाद फेवरेबल टैक्स प्लानिंग आ जाता है. नो, व्हाट इज अ फेवरेबल टैक्स प्लानिंग? नो, इट इज प्लान इन सच अ वे सो दैट वी कैन गेट अ रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस, मिनिमाइजिंग द टैक्स बर्डन. कुछ हम ऐसी स्कीम्स भी हम लगा सकते हैं. ELSS स्कीम आती है म्यूचुअल फंड्स की, उसको हम अगर लगाते हैं तो हमें वो 80C में रिडक्शन मिल जाती है. ठीक है, फेवरेबल टैक्स शेल्टर हमें मिल जाता है. तो हम कुछ ऐसी स्कीम्स इन्वेस्ट कर देते हैं लाइक कैपिटल गेन्स उसमें नहीं अराइज हो पाते. ठीक है, तो हमें कुछ पोर्टफोलियो ऐसे बनाना चाहिए ताकि हमें एक तो टैक्स इंसेंटिव्स मिल सके. ठीक है, हमें टैक्स इंसेंटिव जो है वो भी हमें मिल सके. ठीक है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना जब भी, तो हमें कैपिटल गेन भरना पड़ता है. और हम शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो है वो देना पड़ता है. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज मच हायर देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट. ठीक है, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज. ठीक है, हमें इसको प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच देनी पड़ती है टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द पोर्टफोलियो. हम चाहते हैं कि पोर्टफोलियो जो है हमारा इंक्रीज हो, तो हमें प्रॉपरली उसको एक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो देनी पड़ेगी, तभी हमारा एक बैलेंस्ड और एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है वो बन सकता है. दैट वी हैव टू कीप अ चेक on the portfolios. Okay, now next topic is difference between the portfolio management and the mutual funds. अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स का. म्यूचुअल फंड्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं. अब बट डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम अपना पैसा सारा लमसम लाइक 1 लाख जिसमें हम खुद लगा रहे थे कि हमने इतना इसमें लगाया, इसमें इतना, इसमें इतना. अब क्या करते हैं कि 1 लाख रुपीज़ एक इंडिविजुअल ने वो फंड हाउस को दिए. फंड हाउस इज़ द म्यूचुअल फंड. ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस को हमने दिए. अब वो 1 लाख हमने दिया, वो खुद अपने अकॉर्डिंगली फंड मैनेजर्स है वो पैसा आगे इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है, वो खुद ही किसी को स्टॉक्स में लगा दिया, खुद ही बॉन्ड्स में लगा दिया, और इन रिटर्न जो हमें है वो क्या देते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं. राइट, देयरफॉर कीपिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट अ वाइज ऑप्शन. तो क्या करते हैं हम FD में पैसा आजकल नहीं डालते हैं, रादर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स बिकॉज इन रियल टर्म्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही देता है लाइक 7% पर एनम. रादर इफ वी इन्वेस्ट इन अ गुड म्यूचुअल फंड इट कैन गिव अराउंड 30% to 40% पर एनम. ओके, सो इट्स एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट्स. हम स्टॉक मार्केट्स में पैसा हम इसके थ्रू भी लगा सकते हैं, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में वो लगाते हैं हु कैन नॉट कीप अ चेक ऑन द स्टॉक मार्केट्स ऑन रेगुलर बेसिस. सो म्यूचुअल फंड्स जो है इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऑपरेटिंग थ्रू द फंड मैनेजर टू परचेज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और द बॉन्ड्स. Mutual funds is one of the investment instruments where we provide our money to a fund house and authorize them to invest and manage our money. तो वो खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, और इन रिटर्न वो हमें क्या दे देते हैं, डिविडेंड्स दे सकते हैं, वो बोनस हमें दे सकते हैं. Now this is similar to the fixed deposit where banks pays us interest for the FDs. वो हमारा सेम प्रोसेस चलता है, वो हमें डिविडेंड एंड बोनस देते हैं, वो हमें क्या दे देते हैं, FDs की जगह हमें FDs जब हम लगाते हैं तो हमें वो क्या देते हैं, दे गिव अस द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है. On other hand, the art and science of making the decisions about the investment mix and policy, matching the investments to objectives, asset allocation for individuals, balancing the risk against the performance. Portfolio management is all about the strength, weaknesses. तो ये हमें सारा पोर्टफोलियो के बारे में बताया हुआ है. दैट पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है. तो पोर्टफोलियो जो है ना हमारा, ये हमने सब खुद देखना होता है.
या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर हम हायर कर लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम खुद ही अपना पोर्टफोलियो देखते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट मिक्स कैसे रखना है, इक्विटी में कितना डालना है, रिस्क हमने कैसे रखना है, रिस्क हम कितना मैनेज कर सकते हैं, किस रिस्क हम कितना उठा सकते हैं, व्हाट आर द रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़, तो उस पर वो डिपेंड करता है। बट इसमें हमें अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। पोर्टफोलियो को मैनेज करना इज मच 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 टफर दैन म्यूचुअल फंड्स, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं कुछ, ओनरशिप, पर्सनलाइजेशन, कन्वीनियंस, टैक्सेशन, कस्टमाइजेशन एंड रजिस्टर्ड रेगुलेटर्स। अब ओनरशिप में क्या होता है, ओनरशिप में है दैट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स स्पेंड मनी टू बाय इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल मनी मैनेजर, ठीक है। हम इसमें फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं, वो खुद ही अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करता रहता है, ठीक है। देन exist co-investors in the case of the mutual funds. Investors cannot guide the mutual funds. हम म्यूचुअल फंड्स को नहीं बता सकते कि आप इस सेक्टर में लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, हम नहीं उनको बता सकते हैं। बट इन केस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के केस में हम उनको बता सकते हैं। इट इज़ ऑल कस्टमाइज। ओनरशिप जो होती है हमारे पास वो खुद के डिसीजंस होते हैं, हमारे पास डिसीजंस लेने की पावर होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर का, बिकॉज दे हैव टू सी, हमने पहले भी पढ़ा दैट व्हाट इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो सब उसको खुद देखना होता है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप आता है पर्सनलाइजेशन। ना व्हाट इज द पर्सनलाइजेशन, अब किस में ज़्यादा होगी पर्सनलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी किस में ज़्यादा रहती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है हमारे पास वो ज़्यादा किस में होती है। अब देखो, म्यूचुअल फंड्स आर क्लासिफाइड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिस्क टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर्स कैन बाय म्यूचुअल फंड्स विद एन एग्रेसिव ग्रोथ प्रोफाइल if they want own volatile stocks or can buy conservative income mutual funds, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे, पर्सनलाइजेशन के बेसिस पे वो किया जाता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में भी यूनिक, हर एक इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है दैट इज यूनिक। इन्वेस्टर्स, इफ इन्वेस्टर डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, द पोर्टफोलियो कैन एलिमिनेट, पोर्टफोलियो मैनेजर वो उसमें इन्वेस्ट वो नहीं करेगा, सो इट इज टोटली कस्टमाइज। दस पोर्टफोलियो मैनेजर मेक पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर ऑन बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्क टॉलरेंस। बट पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो सबके लिए सेम रेशियो रखते हैं, सब इन्वेस्टर्स के लिए सेम रखते हैं वो, ठीक है। कि अगर एग्रेसिव ग्रोथ प्रोफाइल वाला है तो सबको इकट्ठा कर देते हैं, तो सब में वो इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट कर देते हैं कि लाइक अगर मैं एग्रेसिव वाले में आती हूँ, आप भी एग्रेसिव वाले में हो, तो उन्होंने सेम रेशियो रखनी है हर एक स्टॉक्स की, हर एक बॉन्ड्स की। बट इन केस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, नाउ दे विल मेक पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑन बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। वो क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से सोच के फिर इन्वेस्ट करते हैं, रादर देन म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो टेक अ कॉमन डिसीजन, ठीक है। दे टेक अ कॉमन डिसीजन बाय डिवाइडिंग द क्लाइंट्स ऑन टू बेसिस लाइक कंजर्वेटिव एंड द एग्रेसिव, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सबका रेशियो सेम रख के इन्वेस्ट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, नाउ दे कैन एलिमिनेट द रिस्क। अगर मैंने कहा कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, तो वो किसी भी हाल में वो नहीं इन्वेस्ट करेगा। बट पर्सनलाइजेशन किस में ज़्यादा हुई, डेफिनेटली इन द पोर्टफोलियो में, ठीक है। कन्वीनियंस में क्या है, म्यूचुअल फंड्स आर मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिकॉज इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल म्यूचुअल फंड्स वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। हम कभी भी यूनिट्स को एडिशनली परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बट टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा किसमें होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो हम उसमें इतना ईजिली लिक्विडेट या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। सो दिस इज़ मोर कन्वीनियंट। कन्वीनियंस किस में ज़्यादा होती है, तो ईजी कौन सा हुआ हमारे पास, कन्वीनियंट कौन सा है, येस हमारे पास इजी कौन सा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टैक्सेशन क्या होता है, बाय लॉज म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे आउट इनकम एंड कैपिटल गेन टू द इन्वेस्टर्स विच इज़ अ टैक्सेबल इवेंट, ठीक है। टैक्स तो हमें इसमें लगता ही लगता है इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, बट देर इज नो टैक्सेशन, मतलब नो टैक्सेशन तो नहीं, टैक्स इंसेंटिव्स हमें मिल जाते हैं पोर्टफोलियो, बिकॉज वी कैन इन्वेस्ट आर फंड्स इन दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे हमें टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। लाइक मैंने बताया था ELSS स्कीम में हमने डाल दिया, तो उससे क्या होता है, हमें एक कैपिटल गेन जो है हमारा बच जाता है। हम शॉर्ट टर्म सेल नहीं करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा जो टैक्स रेट है दैट इज़ मच हायर देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो सब काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसमें आ जाता है दैट इन्वेस्ट ट्राइज टू ऑफसेट द गेन्स एंड लॉसेज ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, वी कैन बी टैक्स एफिशिएंसी, इसमें हम रख सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में टैक्स एफिशिएंसी जो है इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ओके। कस्टमाइजेशन हमने पढ़ा ना, व्हाट इज अ कस्टमाइजेशन, म्यूचुअल फंड इज स्ट्रक्चर फॉर गिवन रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टर हैज टू केयरफुली चूज द म्यूचुअल फंड सूटिंग हिज प्रोफाइल, ठीक है। अब जो होता है ना हमारे पास पोर्टफोलियो जो होता है हमारे पास फुली कस्टमाइज होता है, बट जो म्यूचुअल फंड होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द म्यूचुअल फंड के अपने रूल्स, अपने उनकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है। बिकॉज इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर बिसाइड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज टेलर एंड कस्टमाइज फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर, सो दिस इज मोर कस्टमाइज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होती है हमारे पास
It is more customized because portfolio for particular customer is managed by professional manager and can be discretionary or non-discretionary, but broadly structured with inputs such as investor का वो रिस्क प्रोफाइल वो देखते हैं, लिक्विडिटी वो कितना रिस्क उठा सकता है, उसे कितनी औकात है रिस्क उठाने की, टैक्स कंसिडरेशंस, उसको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. सो म्यूचुअल फंड्स आर लेस कस्टमाइज एज कम्पेयर टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देन वी हैव रजिस्टर्ड रेगुलेटर्स, हमारे पास दोनों में ही होते हैं. ठीक है, टोटल नंबर सेबी रजिस्टर्ड रेगुलेटर्स इन इंडिया इज 268 कंपेयर टू द 51 ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, पोर्टफोलियो के जो है हमारे पास ज़्यादा है रादर एज कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड्स. तो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स है, वाइडली अवेलेबल है. हमने पढ़ा होगा ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. वो डॉक्यूमेंटेशन वो करवाते रहते हैं जिसके अंदर वो डिस्क्लोजर करते हैं. ऑल पोर्टफोलियो मैनेजर रिक्वायर्ड टू गिव पर्सपेक्टिव investors a document called disclosure document. Document give details of past performance. वो अपने बारे में past performance बताते हैं कि उनका organization structure कैसा है. There is no central place where one can get details of performance of all the portfolio managers, and one have to go through a disclosure document of each portfolio manager separately in order to make the comparison. तो उसको हर एक portfolio manager का जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको वो देखनी ही पड़ेगी. डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर उसकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही है, उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका की पर्सनल कैसा रहा है. तो वो एक स्पेसिफिकली हर एक पोर्टफोलियो मैनेजर का स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है और वी हैव टू गो थ्रू इट वंस ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमें किसके साथ इन्वेस्ट करना है. Then we have meaning of the portfolio construction. It is all about investing in range of funds that is work together to create investment solution for investors. अब इसमें बेसिकली वो क्या बताना चाहते हैं कि हमें एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए. एक हमारे पास एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो होना ही चाहिए. ठीक है, विच विल मिनिमाइज द रिस्क. ठीक है, ताकि वो मार्केट, आपको पता ही है स्टॉक मार्केट इज़ वेरी डायनामिक. वो आजकल आज कुछ और है, कल कुछ और है, ऐसे होता है. बिकॉज अनफेवरेबल चेंजेस हमारे पास उसके अंदर होते ही रहते हैं. सो वन शुड हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. स्पेशल कंसिडरेशन इज गिवन टू अंडरस्टैंडिंग द एग्रीगेट रिस्क इन्वॉल्व इन द पोर्टफोलियो. अब इसमें क्या होता है, हमें पोर्टफोलियो ऐसे बनाना विच इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. विच हैज़ टू पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ टू कीप इन माइंड द मार्केटिंग कंडीशंस. उसकी मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, चेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट्स कैसे हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डायनामिक इन्वायरमेंट. एसेट एलोकेशन आता है इसके अंदर. ठीक है, फेवरेबल कंसिडरेशंस कौन से, एसेट एलोकेशन दैट इज हाउ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न विद हाउ एन इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट एसेट टाइप्स. में हमने पहले भी पढ़ा है दैट हाउ मच प्रोपोर्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी, इन द डेट. ठीक है, देन फंड सिलेक्शन हमें क्या है कि चॉइस ऑफ फंड मैनेजर एंड फंड्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द चोजन एसेट क्लासेस एंड द सेक्टर्स. अब हमने किसके थ्रू हमने अपने फंड मैनेजर्स कौन सा हमने रखना है जो कि हमारे जो क्लासिफाइड एसेट्स है वो उसमें इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, both of these considerations are important. Asset allocation and fund selection usually has much larger impact on the variability of a portfolio's return. Then what are the issues which are involved in the portfolio construction? अब हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू चूज़ कि हमने शेयर कौन से में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, अब वो हर एक बंदे की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कितना रिस्क उठा सकता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है, क्योंकि उसको मैक्सिमाइज करनी है अपने रिटर्न. सो इट्स द राइट कॉम्बिनेशन. इट्स वेरी नेसेसरी टू पोटेंशियली मेक द इन्वेस्टर कि उसके जो गोल्स है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग द लॉसेस. एवरी इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू गेट रिटर्न, नो इन्वेस्टर हैज़ टू गेट लॉस. किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है लॉस खाने में. ओके, इन ऑर्डर टू अचीव देयर टारगेट्स इन्वेस्टर्स फॉलो द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. अब उसके अंदर दो अप्रोचेस आते हैं. फर्स्ट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज अ मॉडर्न अप्रोच, या फिर उसको कहते हैं मार्कोविट्ज अप्रोच. ठीक है, मार्कोविट्ज अप्रोच सबसे पहले आपको बता देते हैं. मार्कोविट्ज अप्रोच कौन सी होती है, जो बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस करता है. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला वो लगाता है, लाइक कोरिलेशन हो गया, कोवेरियंसेस वो लगाता है. ये सब फॉर्मूला के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स की वो कराता है. ठीक है, देर ऑब्वियसली देर हैज़ टू बी अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बट उसके अंदर हमें एनालिटिकल स्किल्स इसमें वो लगाने पड़ते हैं. एनालिटिकल स्किल्स का क्या मतलब है, दैट वी हैव टू डू द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस. ठीक है, अब इसमें भी यही है. पोर्टफोलियोज आर कंस्ट्रक्टेड टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क. इट एनालाइजेस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. अब इसके अंदर बेसिकली वो सिस्टमैटिक अप्रोच लगाता है. ठीक है, हम इस मॉडर्न अप्रोच को मार्कोविट्ज अप्रोच भी कह देते हैं. अब इसमें पोर्टफोलियो रिस्क हमने रिड्यूस तो करना ही है. इसमें भी हमारा बेसिक मोटिव तो रिस्क रिड्यूस करना ही है, बट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द पोर्टफोलियो रिटर्न्स. इट इज़ मोर एनालिटिकल दैन सिंपल डाइवर्सिफिकेशन. हमने डाइवर्सिफिकेशन तो पहले भी पढ़ा कि हमें इसमें गर्मियों में हमें समर्स वाली चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए और विंटर्स हमें विंटर वाली चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए. सो इट इज़ गोइंग टू कंसिडर को रिलेशन बिटवीन द एसेट्स एंड द रिटर्न्स. एसेट रिटर्न्स के बीच में ताकि हम रिस्क को है जो कम कर सके, तो वो को रिलेशन वो देखता है कि अगर हम विंटर्स हैं
तो इसमें हम आइसक्रीम वाले शेयर्स में पैसा लगाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. तो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट नॉट इन द आइसक्रीम वाले शेयर्स में. हम कौन से में इन्वेस्ट करेंगे? जो विंटर्स में लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, हम उस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट कोरिलेशन इज. ओके. अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच. अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है दैट इन्वेस्टर नीड्स इन टर्म्स ऑफ द इनकम ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन. अब उसके पास दो ही मोटिव होते हैं, या तो उसको इनकम गेन करनी है या फिर उसको कैपिटल एप्रिसिएशन करवानी होती है. द कॉमन प्रैक्टिस इसके अंदर कौन सी रहती है दैट वी हैव टू डिटर्मिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टफोलियो, और उसको उसके बेसिस पे सिक्योरिटीज़ कौन सी सिलेक्ट करनी है वो भी हमारे इसके अंदर आ जाता है. ठीक है. An individual investor has to carefully develop his portfolio over a period of years to suit their needs and match their investments. अब पोर्टफोलियो जब एक बार बन जाता है ना तो वो सालों साल वही चलता है, वही कंटिन्यू रहता है. ठीक है. अ सीरियस माइंड इन्वेस्टर विल हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो हमने टू मेजर डिसीजंस लेने होते हैं इसके अंदर कि हमने बेसिकली एक तो इनकम गेन करनी होती है. ठीक है. या फिर हमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए. इनकम हमें गेन करनी होती है शॉर्ट टर्म में, और ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन जो आती है हमारी आती है लॉन्ग टर्म में. ठीक है. अब आ जाता है इसके अंदर दैट प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, टैक्स ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, स्पेकुलेटिव, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. हमारे पास ये पांच कितनी बनी, एक दो तीन चार पांच टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड करी गई है. ठीक है. जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं. नो दीज आर ऑल द ट्रेडिशनल अप्रोचेज इन्वेस्टमेंट. दस इन ट्रेडिशनल अप्रोचेज हमें इसके अंदर क्या क्या देखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमने अपने सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना है. आफ्टर दैट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज आर स्टडीड. हमने रिस्क वगैरह तो समय देखना ही है ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सकें. तो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टिव, which is basically going to protect the investors against the uncertainties of the life. For example LIC. अब LIC में क्यों हम लगाते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों कराते हैं, ताकि हम इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट अनसर्टनिटीज़ में उसको प्रोटेक्ट कर सकें. सेकेंड आता है टैक्स ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट. सम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू द इन्वेस्टर्स लाइक PPF हो गया. ठीक है. हमें 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाती है, प्लस NSC में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो ATC में हमें इसकी डिडक्शन जो है वो मिल जाती है. उसके बाद फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स. नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स यील्ड अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. अब इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बैंक डिपॉजिट. अब इसमें हमें डिविडेंड का फिक्स रेट आता है, इसमें भी इंटरेस्ट का फिक्स रेट आता है, एंड FDs में भी हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आता है. देन वी हैव स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट. नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ द स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमें क्विक गेन चाहिए. इसका क्विक गेन चाहिए होता है आउट ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट, शेयर्स, कमोडिटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है. सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव गेन्स भी हमारे इसके अंदर आते हैं. इसके अंदर आपका पैसा यूँ बढ़ता यूँ ही डिक्रीज हो जाता है. देन वी हैव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स. अब हमें इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए हमें ग्रोथ सिक्योरिटीज तो लगाना ही पड़ता है वैसा. So basically for purpose of earning the capital gains. Now they are not made for गेटिंग द रेगुलर इनकम. इसमें हमें रेगुलर इनकम नहीं आती, लाइक पेंशन स्कीम्स नहीं आएगी कि हमें हर महीने 5,000 रुपया आता रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ लाइक कि हमने अगर एक शेयर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ टुडे, अब मैं उसको 5 साल तक होल्ड करके रखती हूँ. सो दिस इज़ वॉट द ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इज. So these are all dependent upon the objectives and the securities of the investors. Okay, so this is all about this chapter. ये chapter यहीं पे खत्म होता है of the introduction to the portfolio management the theory. So I hope you liked this chapter. Do hit the like button. Okay, bye.